फ्लो चार्ट दिमाग में होना चाहिए बेटा। क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जाएगा, और पहले ही क्लियर कर दूं, किसी भी क्लासिफिकेशन का, एक क्लासिफिकेशन का दूसरे क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है बेटा। दैट मीन्स कोई सब्सटेंस अगर किसी एक क्लासिफिकेशन में उसका नाम आ चुका, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे में नाम नहीं आ सकता, दूसरे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है बेटा, क्योंकि आपस में इन क्लासिफिकेशन का कोई आपस में लिंक नहीं है बेटा। पहला क्लासिफिकेशन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट। अब रुको बेटा, मैंने यहाँ सीधा ही बोल दिया, डिस्पर्स फेज और मीडियम बताया नहीं आपको। एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें तो आप नाम पढ़ते हो सोल्यूट और सोलवेंट। यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट की जगह नाम चलता है डिस्पर्स्ड फेज, डीपी, और बेटा सोलवेंट की जगह नाम चलता है डिस्पर्शन मीडियम, डीएम। ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है ना। सोल्यूट की जगह क्या पर क्या चलता है, डिस्पर्स फेज, और सोलवेंट की जगह क्या चलता है, डिस्पर्शन मीडियम। तो पहला क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड बेटा, डिस्पर्स फेज और मीडियम की फिजिकल स्टेट पर बेस्ड। दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिस्पर्स फेज और मीडियम की आपस में इंटरेक्शन कैसी है, वो साथ रहना चाहते हैं कि साथ नहीं रहना चाहते। और तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की नेचर कैसी है, आखिर उन्होंने कोलोइडल साइज कैसे प्राप्त की, वो ऑलरेडी कोलोइडल साइज के ही थे या छोटे से बड़े हो गए या बड़े से छोटे होकर कोलोइडल में चले गए बेटा। 3 तरह का क्लासिफिकेशन अपन को पढ़ना है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं ना बेटा, आपको आउटलाइन दिमाग में होनी चाहिए। पहला क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड बेटा, इनकी फिजिकल स्टेट पर बेस्ड है बेटा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बेटा। अब देखिएगा इसमें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर लिखा हुआ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम और टाइप ऑफ कोलोइड बेटा, और फिर उसके कुछ एग्जांपल। ये टेबल बेटा मैं डरो मत आपको समझाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा, दोनों चीजें साथ में देखिएगा। इधर अभी जो मैं बना रहा हूं आपको नहीं बनाना, क्योंकि मैं वही बना रहा हूं जो इसमें बना हुआ है, ठीक है ना बेटा। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम और टाइप ऑफ कोलोइड, वो सिंपल तरीका बताऊंगा ताकि एग्जाम में बना सको, क्योंकि सवाल आता है इससे। क्या करो, डिस्पर्स फेज में लिख लो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, लिख सकते हो आसानी से। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 सॉलिड, गैस गैस गैस। फिर क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस, वापस से बेटा सॉलिड लिक्विड गैस, और फिर वापस से सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन एक बात ये बेटा कि अपन ने पढ़ रखा है कि दो गैसों के बीच में बेटा, दोनों गैसें मिसिबल होती हैं 100% बेटा, और मिसिबल अगर हो रही हैं तो इनके बीच में इंटरफेस बनेगी नहीं, और इंटरफेस अगर नहीं बनेगी तो सरफेस वाली स्टडी का इसमें कोई चांस नहीं है। तो इन दोनों को मैं हटा दूंगा यहां से। आपने गौर किया हो तो टेबल में भी बेटा गैस और गैस नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बेटा कंसेप्चुअली। अब आता है बेटा टाइप। टाइप के लिए क्या ध्यान रखना है, देखो पहली बात तो ये कि मीडियम, क्या बोलो, मीडियम। अगर मीडियम गैस हो, अगर मीडियम गैस हो तो उसे परमानेंट कहा जाता है एरोसोल। हवा है ना बेटा, हवा से एयर, एयर एरोसोल। अगर मीडियम क्या हो, गैस हो, तो एरोसोल ही बोला जाता है उसको बेटा, मीडियम गैस हो तो। हाँ, आप चाहे तो ये बोल सकते हैं कि अगर गैस में सॉलिड छुपा हुआ है, देखो डिस्पर्स फेज जो होती है ना वो मीडियम के अंदर छुपी होती है। जैसे NaCl पानी के अंदर छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ NaCl है किसके अंदर, पानी में। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर मीडियम की जगह मैं कहूंगा, पानी की जगह डिस्पर्शन मीडियम आ गया, तो कौन किस में छुपा हुआ है, फेज छुपा होता है मीडियम के अंदर। तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिखा, मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, तो यहाँ सॉलिड किस में छुपा हुआ है, गैस में। तो अगर सॉलिड छुपा हुआ है तो आप चाहो तो कह सकते हो सॉलिड एरोसोल, चाहो तो बोल सकते हो सॉलिड एरोसोल बेटा, और इसे चाहो तो क्या कह सकते हो, लिक्विड एरोसोल।
लेकिन उससे कोई खास इशू नहीं पड़ेगा बेटा। सॉलिड छुपा हुआ है तो सॉलिड एरोसोल बोल दिया, और लिक्विड छुपा हुआ है तो लिक्विड एरोसोल बोल दिया बेटा। फिर बोलोगे कि गैस छुपा हुआ है, अरे दो गैस का तो एरोसोल बनेगा ही नहीं ना, वो कोलोइडल सिस्टम नहीं होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन का हिस्सा हो जाएगा। दो गैसेज अगर हुई ना तो उनका होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ना कि कोलोइडल। ये क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में कि अगर मीडियम सॉलिड हो, मीडियम सॉलिड हो और उसके अंदर सॉलिड ही छुपा हुआ हो तो नाम है सॉलिड सोल, और अगर बेटा गैस भी छुपा हुआ है तो भी नाम कैसा है, सॉलिड सोल। समझाता हूं मैं इसमें क्यों बेटा, कि जैसे बेटा कुछ जेम स्टोन वगैरह होते हैं बेटा, कुछ लोग रिंग में स्टोन पहनते हैं ना बेटा, और स्टोन बेटा या तो एक ही हो सकता है या हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा स्टोन मिक्स करके अलग अलग कलर के मिक्स करके पहने जाते हैं बेटा। तो वहां सॉलिड को सॉलिड में छुपाया गया है, नाम क्या हो गया, सॉलिड सोल। और फोम जानते हो, फोम बेटा, फोम, अरे गद्देदार नहीं बनता क्या फोम। अगर फोम के लिए अपने गौर किया हो तो फोम बेटा सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर हवा छुपी होती है, उसको दबाते हैं तो दब जाता है क्योंकि हवा बाहर निकल गई, लेकिन वो गीला नहीं होता। क्या नाम दे दिया दोनों को, सॉलिड सोल। लेकिन अगर बेटा सॉलिड में क्या छुपा हुआ हो, सॉलिड में यदि बेटा लिक्विड छुपा हुआ है तो उसे बेटा नाम क्या दिया गया, जेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसे, जेल। और लिक्विड में सॉलिड छुपा हुआ हो तो उसे नाम दिया गया क्या, सोल। लिक्विड में लिक्विड छुपा हुआ हो तो उसे बोला जाता है इमल्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसे, इमल्शन बोल देते हैं बेटा। ये सॉरी नाम गलत जगह लिखा ना, सॉलिड में था, ये यहाँ आएगा ना, सॉलिड सोल बेटा। और लिक्विड में गैस छुपा हुआ है तो उसे क्या बोल देते हैं बेटा, फोम। ये तो समझाता हूं मैं आपको बेटा कि क्या कैटेगरी है बेटा इसके अंदर, कि झाग देखें कभी बेटा आपने, झाग, फेन, खासकर मैं बोलूंगा बेटा, फेन, झाग, उसमें बबल्स होते हैं बेटा, और बबल्स में आपने गौर किया हो तो चारों तरफ पानी की लेयर होती है, उस बबल को फोड़ दिया जाए तो उसके अंदर से हवा निकलती है बेटा, यानी बेटा छुपी हुई गैस है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर बेटा। क्लियर है बेटा ये स्थिति आपको। अब बोलोगे कि सर हमें तो याद हुआ ही नहीं, आप ही अपने आप खेल रहे हो बस बेटा, तो डरो मत बेटा, कोशिश जरूर करूंगा याद करवाने की, अगर आप साथ दोगे तो। भाई साथ में पढ़ना आपको भी पड़ेगा मन लगा के, तभी काम होगा। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम और टाइप। अब देखो बेटा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, लिखा बहुत आसानी से। फिर क्या लिखा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये दोनों कैंसिल हो गए, ट्रू सॉल्यूशन का हिस्सा है। मीडियम अगर गैस है तो क्या लिख दो, एरोसोल, एरोसोल। अब आप बेटा तीन तीन के हिस्से बना लीजिए, ये दो ही बचे तो दो सही। इसके लिए क्या है बेटा, बोलो साथ के साथ, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल। बोलो सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल। बोलो सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल। इसके लिए क्या है बेटा, जेल, इमल्शन, एरोसोल। बोलो जेल, इमल्शन, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल बेटा। फिर इसके लिए क्या आ गया बेटा, वापस से एक तो सॉलिड सोल और एक क्या आ गया, फोम। क्या कुछ याद हो पाया बेटा, वापस देखो मैं लिख रहा हूं भाई, बार बार लिखोगे सीखोगे बेटा, भरोसा खुद पर रखना ही होगा। ये तो लिख ही लोगे आसानी से। अगर मीडियम गैस है तो परमानेंट क्या होता है, एरोसोल, लिख दिया। अब जब डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है तो क्या बोलो, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो बोलो बेटा जेल, इमल्शन, एरोसोल बेटा। और फिर क्या रहा बेटा, सॉलिड सोल और क्या,
हो गए नाम बेटा इसके। इस तरह से टेबल आपको बना लेनी एग्जाम में। यहाँ तो क्या बनाओगे, बनी हुई एनसीईआरटी में बेटा, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया एक तरह से बेटा आपको कि कैसे याद करनी है। अब इसके कुछ उदाहरण जो एक्सप्लेन करूंगा बेटा, और कुछ उदाहरण जो आप याद रखोगे, ठीक है ना बेटा। देखिएगा, एक उदाहरण है यहाँ पर बेटा, आप देख रहे हो तो फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है या स्प्रे है बेटा। अब खुद देखो, फॉग मान लो आप तो बेटा, फॉग है कि सर्दी के मौसम में फॉग है बेटा, मिस्ट है, धुंध है बेटा, अपन उसके अंदर जा रहे हैं तो वहां पर मीडियम क्या है, हवा है। लेकिन उसमें से गुजर जाने के बाद में बालों पर पानी की छोटी छोटी ड्रॉप लग जाती है। दैट मीन्स उस हवा में क्या छुपा हुआ था, पानी छुपा हुआ था। बादल क्या है, हवा है बेटा, क्लाउड, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, पानी छुपा हुआ है। स्प्रे भी बेटा एक तरह से हवाई तो होती है, लेकिन उसमें क्या छुपा होता है बेटा, लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉप छुपी होती हैं। यानी इन सब में डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और मीडियम क्या है, गैस बेटा। स्मोक और डस्ट बेटा, स्मोक अच्छे से जानते हो, धुआं बेटा है तो वो भी हवाई, लेकिन हवा में क्या सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें छुपे होते हैं क्या बेटा। कहीं पर स्मोक है और वो स्मोक जब बैठ जाता है बेटा, पूरा का पूरा चला जाता है बेटा या खत्म हो जाता है, तो फाइनली अपन ये देखते हैं कि फ्लोर के ऊपर बेटा छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल जमा हो जाते हैं। यानी वहां पर छुपा हुआ कौन था, सॉलिड किसमें, हवा में बेटा। सॉलिड इन गैस और ये लिक्विड इन गैस। क्या ये दो क्लियर है बेटा आपको। नेक्स्ट उदाहरण आ जाता है बेटा मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। यहाँ लिक्विड में लिक्विड छुपा होता है। दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर अभी तो सिर्फ नाम काफी है बेटा। मिल्क लिक्विड में लिक्विड छुपा हुआ होता है बेटा, फैट छुपी होती है किसमें, पानी के अंदर बेटा। बटर में भी बेटा लिक्विड इन लिक्विड होता है, कौन किसमें, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, वो आगे आएगा। चीज और जेली, जेली का तो बेटा क्या नाम में आ रहा है, जेल जेली, ठीक है ना बेटा। बात आती है किसकी, चीज की। आपने गौर किया हो तो चीज जो होता है ना बेटा वो सॉलिड होता है, लेकिन अगर चीज को थोड़ा सा प्रेस किया जाए तो उसमें बेटा लिक्विड बाहर आता है। यानी यहाँ डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, और मीडियम क्या है, सॉलिड बेटा। नेक्स्ट बेटा सेल फ्लूइड। आप सब जानते हो कि बेटा सेल फ्लूइड जो होता है उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सब घूमते फिरते हैं बेटा। ये सब सॉलिड है और किस में घूम रहे हैं, लिक्विड में। यानी मीडियम क्या है यहाँ पर, लिक्विड है बेटा, और फेज क्या है, सॉलिड बेटा। पेंट जो होता है वो भी बेटा मैं कहूंगा कि बहुत सारी मेटल का एक तरह से बनाया गया सोल है बेटा, ठीक है ना। तो मेटल का जो सोल बनाया गया है बेटा, उसके अंदर ये कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी कि सॉलिड इन लिक्विड होता है बेटा, ठीक। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन्स लिखा हुआ बेटा। बोला ना आपको जेम स्टोन का उदाहरण, तो बेटा कि जैसे कोई भी मान लीजिए रिंग है, ठीक है, उसमें कोई स्टोन लगा हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं ना बेटा कि उसके अंदर अलग अलग कलर के बेटा मिक्स करते हैं स्टोन आपस में, फिर उस रिंग के अंदर लगाते हैं बेटा। ध्यान रखना नाम प्यूमिस स्टोन, वो किसका उदाहरण है, सॉलिड सोल का ही, लेकिन उसमें क्या है कि सॉलिड के अंदर गैस छुपी हुई है। और फोम रबर, ये तो आप समझते हो बेटा, फोम रबर है मतलब प्रेस करोगे तो उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी बेटा, ठीक है। फ्रोथ है, झाग बेटा, या मैं कहूँ साबुन के झाग हो, नॉर्मल झाग हो। विप्ड क्रीम मतलब फेटी हुई क्रीम बेटा। विप्ड क्रीम में क्या होगा कि अगर आपने क्रीम को फेंट दिया तो उसमें झाग क्रिएट हो जाएंगे, झाग बन जाएंगे बेटा। और झाग अगर बनेंगे तो बबल जानते हो ना, बबल में चारों तरफ पानी की लेयर होती है, और उसे फोड़ दिया जाए तो हवा निकलती है। यानी वहां पर मीडियम क्या है बेटा, लिक्विड है, और उसके अंदर क्या छुपी हुई है, गैस छुपी हुई है बेटा। क्लियर है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसे कम से कम 2 से 3 बार आप बेटा लिखने की ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये आसानी से आप बना लोगे। फिर इसमें से कुछ एग्जाम्पल बेटा आप डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो, कुछ आप याद भी रख सकते हो। जैसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया उसने कि मिस्ट जो है वहाँ डिस्पर्स फेज क्या है, मीडियम क्या है, और टाइप ऑफ कॉलर्ड क्या है। तो बेटा मिस्ट या फॉग की अगर बात करें तो वहाँ मीडियम हवा है, हवा के अंदर बेटा पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स छुपी हुई हैं, तो डिस्पर्स फेज लिक्विड है, मीडियम हवा है बेटा, और मीडियम हवा है तो एरोसोल हो गया सीधा। समझे कि नहीं समझे बेटा। मिल्क क्या है बेटा, लिक्विड इन लिक्विड है, और वो इमल्शन होता है बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा, कर पाओगे ना भाई। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा कुछ यहाँ पर और नाम भी हैं, देखो दूसरे क्लासिफिकेशन में बेटा देखो ये
सॉलिड इन लिक्विड सोल हो गया, बता चुका हूं मैं आपको बेटा। लिक्विड इन सॉलिड को जेल बोल दिया, और इमल्शन देखो एग्जाम में हो सकता है एज इट इज आ जाए, एज इट इज आ जाए बेटा, सीधा का सीधा पूछ लेगा। क्या पूछ सकता है बेटा कि सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड आर रेस्पेक्टिवली, एक ऑप्शन देगा बेटा सोल इमल्शन, एक ऑप्शन दे देगा बेटा जेल इमल्शन, एक ऑप्शन देगा सोल जेल, और एक ऑप्शन देगा जेल सोल। सबसे ज्यादा बेवकूफ कहां बनाएगा बेटा, जब सोल जेल और जेल सोल लिखेगा। ध्यान रखें कि सॉलिड इन लिक्विड है तो सोल है बेटा। याद रखने के लिए ट्रिक में बोलूं तो देखो, पहले सॉलिड आ रहा है यहाँ पर बेटा, और इसमें सोल आ रहा है, यानी सॉलिड इन लिक्विड है बेटा इसके अंदर, ठीक है भैया। और अगर बात करें अपन बेटा लिक्विड इन सॉलिड की, तो वो क्या है, जेल। कैसे भी याद रखो, याद रखना है कुल मिलाकर बेटा, ठीक है भाई। अगली बात क्या बोली है इसने बेटा कि जैसे डिस्पर्शन मीडियम हवा हो तो उसे एरोसोल बोलते हैं, उसी तरह से अगर डिस्पर्शन मीडियम पानी हो तो उसे हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहा जाता है, और अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल हो तो उसे एल्कोसोल कहते हैं। बेंजीन अगर मीडियम हो तो बेंजोसोल बोल देते हैं बेटा। पानी हो तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल बेटा, एल्कोहल हो तो एल्कोसोल, बेंजीन हो तो बेंजोसोल बोल देते हैं। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड बेटा, डिस्पर्शन फेज और मीडियम की फिजिकल स्टेट पर बेस्ड बेटा। दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें आ जाता है बेटा किस पर बेस्ड, इंटरेक्शन पर बेस्ड बेटा। किस किस की इंटरेक्शन बेटा, भाई यहाँ पर दो ही तो चीजें हैं बेटा आपके पास में, क्या क्या, एक है डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या है बेटा, डिस्पर्शन मीडियम। देखिएगा बेटा समझाता हूं, वो सिंपल है, डरो मत। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, अगर उन दोनों में इंटरेक्शन हो रही है, दैट मीन्स वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में बेटा, तो वहां जो सोल बनेगा बेटा, वहां जो कोलोइडल सिस्टम बनेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं लायोफिलिक। कौन सा बोलेंगे बेटा उसको, लायोफिलिक सिस्टम उसे कह दिया जाता है। इसे बेटा हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, एक ही बात है, क्योंकि मीडियम अगर पानी ले लिया जाए स्पेशल बेटा, और इस लायोफोबिक को ही बेटा हाइड्रोफोबिक भी कह दिया जाता है। भाई नाम भी ध्यान होना चाहिए ना बेटा, ऐसा ना हो कि नाम की वजह से अपन टिक ना करें आंसर। तो लायोफिलिक को ही हाइड्रोफिलिक और लायोफोबिक को ही हाइड्रोफोबिक कहते हैं। बहुत हद तक नाम में क्लियर हो रहा है, फिलिक और फोबिक, बस सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिलिक आप बायोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ते हो बेटा, फिलिक वो जो पसंद करते हैं बेटा एक दूसरे को, और फोबिक जो दूर रहना चाहते हैं। तो डिस्पर्स फेज और मीडियम अगर साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो फिलिक बनाएंगे, और अगर साथ नहीं रहना चाहते तो बेटा उन्हें जबरदस्ती साथ रखना पड़ेगा, और वहां जो कोलोइड बनेगा उसे लायोफोबिक कोलोइड कहा जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है कि फिलिक में फेज और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होती है बेटा, और फोबिक में इंटरेक्शन नहीं होती। अब अगर फिलिक में बेटा फेज और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो अगर फिलिक वाला सोल बनाना हो तो सिर्फ क्या करना है कि फेज लिया, मीडियम लिया, मिलाया, अच्छे से मिक्स किया, जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा गर्म किया, तैयार। उदाहरण है जैसे स्टार्च, स्टार्च को पानी में मिलाया, हल्का सा गर्म कर दो मिक्स करते हुए, लायोफिलिक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टार्च में OH होता है, और OH पानी के साथ H बॉन्डिंग कर लेता है। अब कुछ बोलोगे कि भैया OH बॉन्ड H बॉन्डिंग अगर कर रहा है तो पूरा डिसोल्व होना चाहिए था, जैसा कि ग्लूकोज में होता है। थोड़ा फर्क है बेटा, ध्यान दें एक बार कि ग्लूकोज में मॉलिक्यूल साइज छोटी है, तो वो पानी के बीच में चला गया, वो ट्रू सॉल्यूशन बना लिया उसने। और स्टार्च में पार्टिकल साइज बड़ी है, वो H बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन बेटा उसमें पार्टिकल साइज इतनी बड़ी है कि वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर नहीं जा पाएगा, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं जा पाएगा, उसको मजबूरन कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना पड़ा। समझ गए बेटा बात आप लोग ये वाली। दूसरी बात क्या आ जाती है बेटा कि नॉर्मल मिक्सिंग और शेकिंग से ही लायोफिलिक वाले तैयार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फेज और मीडियम जो है आपस में इंटरेक्शन करना चाहते हैं बेटा। बात करें फोबिक की कि वहां पर फेज और मीडियम मिलना नहीं चाह रहे, उन्हें जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, थोड़ा नॉर्मल शेकिंग और मिक्सिंग से तो वो नहीं बनेंगे, उनके लिए स्पेशल मेथड लगाने पड़ेंगे उन्हें बनाने के लिए। वो मेथड कौन से होंगे वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा
कि फिलिक वाले में बेटा रिवर्सिबल कंडीशन होती है, उन्हें रिवर्सिबल सोल भी बोल देते हैं। कैसे समझाता हूँ एग्जांपल से, कि स्टार्च लिया, पानी के अंदर अच्छे से शेक किया, मिक्स किया, हल्का सा गर्म किया, लायोफिलिक सॉल्यूशन तैयार। आपने क्या किया कि मान लो वेपराइजेशन से पानी, दैट मींस उसका डिस्पर्शन मीडियम हटा दिया, ड्राइड आ जाएगा बेटा। फिर वापस से आपने पानी मिलाया, अच्छे से शेक किया, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बेटा कोलोइडल सोल आपने बना लिया था, आपने मीडियम हटाया किसी भी तरीके से, और फिर वापस अगर मिलाओगे तो वो वापस कोलोइडल सोल बन जाएगा। रिवर्सिबल होता है, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते हैं कि ठीक है गया बेटा, बाहर वापस आया तो कोई दिक्कत नहीं, मिक्स हो जाएगा। लेकिन फोबिक में बेटा पहली बात तो फेज और मीडियम मिलना नहीं चाह रहे, और जबरदस्ती उनको मिलाया गया, और फिर मान लो कि मीडियम कहीं बाहर अगर चला जाए तो क्या उसकी गलती माफ होगी बेटा? फिर नहीं होगी। भाई पहली बात तो मिलना ही नहीं चाह रहे थे, और मीडियम को जबरदस्ती फेज के साथ मिलाया गया, और अगर मीडियम को आपने किसी तरीके से हटा दिया और फिर बोले कि नहीं साथ रखो, नहीं रखेगा। इरिवर्सिबल होते हैं। कौन से? फोबिक वाले बेटा। कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, नॉर्मल लैंग्वेज लगा के सोचो तो भी आसानी से हो जाएगा। फोबिक है, पसंद करते ही नहीं एक दूसरे को भाई, जबरदस्ती साथ रखा गया, और उसमें से भी अगर आपने मीडियम हटा के फिर दोबारा लाना चाह रहे हो तो नहीं होगा, एक बार ही मुश्किल से चाहिए थे साथ में बेटा। तो इरिवर्सिबल होते हैं कौन से? फोबिक वाले। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा कि फिलिक वाले में क्या होता है बेटा, डिस्पर्स फेज के चारों तरफ मीडियम के पार्टिकल्स जो है ना बेटा, इससे अच्छी खासी इंटरेक्शन रखते हैं। और बाहर से बेटा अगर मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, ये इलेक्ट्रोलाइट बेटा मैंने मिलाया इनका प्रेसिपिटाइजेशन करने के लिए, कोगुलेशन करने के लिए बेटा मैंने इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाया, इनका प्रेसिपिटाइजेशन या कोगुलेशन करने के लिए मैंने इसमें क्या मिला दिया? इलेक्ट्रोलाइट इसमें मैंने मिक्स किया है बेटा। किस मेथड से करेगा, क्या मैकेनिज्म होगी, वो तो डिस्कशन होगा बाद में बेटा, मेथड और मैकेनिज्म तो बाद में डिस्कस होगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलाइट क्यों मिलाया, वो एक्चुअली इस डिस्पर्स फेज को कोगुलेट कर देता है बेटा, उसका प्रेसिपिटाइजेशन कर देता है। अब मुझे बताइए कि फिलिक वाले में बेटा फेज और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होती है, तो ऐसे में क्या ये मीडियम जो है बेटा, क्या ये मीडियम जो है इस इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट इंटरेक्शन करने देगा? नहीं करने देगा, आसानी से इंटरेक्शन नहीं करने देगा। दैट मींस इसका प्रेसिपिटाइजेशन जो है ना बेटा वो इजीली नहीं होगा, इसका प्रेसिपिटाइजेशन इजीली नहीं होगा बेटा, यानी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में ये स्टेबल होते हैं बेटा, इन्हें फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो। अरे सिंपल सी बात है ना बेटा कि अच्छी खासी दोनों की चल रही है बेटा, दोनों में अच्छी इंटरेक्शन है, मीडियम और फेज की अच्छी इंटरेक्शन है, तो बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान ही नहीं देंगे कि साइड में पड़ा रहे। इसका प्रेसिपिटाइजेशन जल्दी नहीं होगा, स्टेबल होता है कंपैरेटिवली। फोबिक में क्या कि फेज और मीडियम जो है ना बेटा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छी नहीं है बेटा, जबरदस्ती साथ रखा इनको तो इंटरेक्शन अच्छी नहीं है। तो ऐसे में अगर बाहर से थोड़ा भी इलेक्ट्रोलाइट अपन मिलाएंगे ना बेटा, तो वो उसको सीधा मौका मिलेगा फेज के साथ इंटरेक्शन करने का। क्यों? क्योंकि मीडियम को इससे कोई लेना देना ही नहीं है बेटा, वो इसको नहीं बचाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट इसे सीधे जाके प्रेसिपिटाइज करेगा बेटा, उसी को कोगुलेशन बोल देते हैं बेटा। यानी कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल? कम स्टेबल है। समझे क्या भाई? नेक्स्ट आ जाता है इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखोगे कि खासकर ऑर्गेनिक स्पीसीज बेटा, जैसे बेटा गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, रबर है बेटा, ये सब ऑर्गेनिक स्पीसीज वाले जो होते हैं ना बेटा, ये नॉर्मल इंटरेक्शन कर लेते हैं। जनरली मैं ये कहूंगा कि वाटर के साथ, ये जनरली, हमेशा उधर नहीं है, जनरली वाटर के साथ एच बॉन्डिंग करके इन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया होता है, और इनकी पार्टिकल साइज बड़ी होने के कारण इनको मजबूरी में कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना पड़ा, अदरवाइज ये कोशिश करते हैं ट्रू सॉल्यूशन बनाने की। ठीक है भैया। और इनऑर्गेनिक स्पीसीज जैसे मेटल है, उनके सल्फाइड है, मैं कहूंगा खासकर इनऑर्गेनिक स्पीसीज बेटा, मेटल है उसका सल्फाइड है बेटा, ये कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? लायोफोबिक वाला।
क्लियर है बेटा। तो दोनों में फटाफट से अगर मैं रिवाइज करवा दूं आपको, एक फिलिक एक फोबिक। फिलिक में क्या है कि फेज मीडियम की इंटरेक्शन होती है, बनाने के लिए फेज मीडियम की नॉर्मल मिक्सिंग शेकिंग करो तो बन जाते हैं बेटा। रिवर्सिबल होते हैं, दैट मीन्स मीडियम को हटा के वापस मिलाओगे तो सॉल्यूशन फिर तैयार हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टेबल होता है, दैट मीन्स थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका प्रेसिपिटाइजेशन आसानी से नहीं होता। उदाहरण के लिए स्टार्च, गम, जिलेटिन, रबर, ये सब बेटा किस में चले गए, फिलिक में चले गए। फोबिक में फेज मीडियम इंटरेक्शन नहीं कर रहे, उन्हें बनाने के लिए स्पेशल मेथड चाहिए होते हैं बेटा, इरिवर्सिबल होते हैं, मीडियम अगर गलती से हटा दिया तो दोबारा मिलना पॉसिबल नहीं होगा। और बेटा कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ा सा अमाउंट भी अगर मिलाओगे तो ये जल्दी कोगुलेट हो जाएंगे, जल्दी प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे बेटा। दैट मीन्स कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल की लेस स्टेबल कैटेगरी में चले जाते हैं बेटा। और साथ ही साथ में इनके एग्जांपल मेटल और मेटल सल्फाइड्स होते हैं बेटा, वो इनके एग्जांपल में चले जाएंगे। क्या ये स्थिति क्लियर है आपको? दूसरा क्लासिफिकेशन बेटा। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है बेटा इसके अंदर, वो है बेटा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स बेटा। नाम पढ़ो, नाम से समझ आ जाएगा। एक है बेटा मल्टीमोलिकुलर, एक है मैक्रोमोलिकुलर बेटा, और एक आएगा बेटा एसोसिएटेड कोलोइड बेटा। समझना एक बार अच्छे से इस बात को बेटा। मल्टीमोलिकुलर होता क्या इसमें कि कभी कभी बेटा कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। अगर वो आपस में एग्रीगेट हो जाए, आपस में एक साथ आ जाए, आपस में चिपक जाए और अपनी साइज को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में अगर ले आए तो क्या वो कोलोइडल में कन्वर्ट हो जाएंगे? भाई ऐसे पार्टिकल जिनका डायामीटर बेटा 1 नैनोमीटर से भी कम है, वो आपस में चिपक गए और अपनी रेंज कोलोइडल वाले में आए कितनी, 1 से 1000 नैनोमीटर बेटा, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ चिपक रहे हैं तो नाम क्या हो गया, मल्टीमोलिकुलर बेटा। क्या नाम हो गया, मल्टीमोलिकुलर। समझे कि नहीं समझे? उदाहरण खास ध्यान रखोगे बेटा इसके, गोल्ड सोल और सल्फर सोल, ये किसके उदाहरण है, मल्टीमोलिकुलर के। अच्छा गोल्ड जो है वो लायोफोबिक भी है, मेटल और मेटल सल्फाइड्स बताए थे ना बेटा, खासकर आपको ध्यान रखना इन बातों का। भाई मैंने बोला था ना कि क्लासिफिकेशन में एक दूसरे क्लासिफिकेशन का कोई लिंक नहीं है। हो सकता है कि गोल्ड जो है बेटा एक क्लासिफिकेशन में नाम आ रहा हो, दूसरे में भी आ रहा है। बोला ना आपको कि गोल्ड सोल जो है बेटा ये मल्टीमोलिकुलर भी है और साथ में लायोफोबिक भी है बेटा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के केस में आ रहा है। दूसरा आ जाता है बेटा मैक्रोमोलिकुलर। बहुत हद तक नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में चिपकेंगे या एक एक पार्टिकल ही अपने आप में कोलोइडल साइज का है, एक एक पार्टिकल ही अपने आप में कोलोइडल साइज का है। और पार्टिकल बड़ा होना चाहिए, और बड़े पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, ओवरऑल पॉलीमर होना चाहिए बेटा, सीधी सी बात है। अगर पॉलीमर है तो अपने आप ही बड़ा पार्टिकल हो गया बेटा। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं बेटा। जैसे सिंपल सी बात है बेटा, स्टार्च है, सेलुलोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है बेटा, एंजाइम है, मुझे बताइएगा क्या ये बेटा नेचुरल पॉलीमर है क्या बेटा, है कि नहीं? खुद ही बता दो बेटा आप लोग। उनकी पार्टिकल साइज ऑलरेडी इतनी है कि वो कोलोइडल रेंज को कवर कर लेते हैं बेटा। तो देखिए क्या लिखा, दीज कोलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल होते हैं। एक और खास ध्यान रखना, क्योंकि बेटा पार्टिकल्स के चिपकने का वेट नहीं करना, ये डर नहीं है कि पार्टिकल दूर हो जाएंगे, ये स्टेबल होते हैं मैक्रोमोलिकुलर बेटा। साथ में एक और खास लाइन है कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन से सिमिलरिटी रखती हैं, और उसका कारण फिर वही है कि इसमें पार्टिकल्स को आपस में चिपकने की जरूरत नहीं है, सेपरेट पार्टिकल्स ही कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा। तो सीधा सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन से सिमिलरिटी रखते हैं बेटा, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलोइड, या फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो क्या चला जाएगा, मैक्रोमोलिकुलर वाला बेटा। और नेचुरली कौन कौन से हैं बेटा, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, फिर वही मैं कहूंगा बेटा कि है तो पॉलीमर ही, ये नेचुरल है बेटा। और नेक्स्ट जो लिखे हुए देखो ये सब पॉलीमर है, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर, टेफ्लॉन आ जाएगा बेटा। अरे कोई भी पॉलीमर आए, कोई भी पॉलीमर आए वो मैक्रोमोलिकुलर में ही जाएगा बेटा। वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। क्या
दूसरा क्लासिफिकेशन क्लियर है बेटा आप लोगों को? कोई तकलीफ इसके अंदर बेटा नहीं है? देखिए बेटा नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा एसोसिएटेड कोलोड, या उसी को बेटा मिसेल भी कह देते हैं अपन बेटा। कंडीशन क्या रहती है इसमें बेटा, समझना आसानी से अच्छे से बेटा एक तरह से, कि पहले मैं बता दूं कि मिसेल के जो एग्जाम्पल है वो है बेटा, खासकर मैं बोलूं तो सोप और डिटर्जेंट बेटा। क्या क्या है बोलो? सोप और डिटर्जेंट, दो इसके एग्जाम्पल बेटा कंसिडर किए जाते हैं, एक तो सोप और एक बेटा डिटर्जेंट की कैटेगरी। ठीक है, सोप की कैटेगरी अगर मैं बोलूं तो उसमें बेटा जो सबसे मेजर कंटेंट होता है सोप में बेटा वो होता है सोडियम स्टीरिएट। समझते रहना बेटा, इसमें सब लिखा हुआ है, आप एक बार सिर्फ समझने पे ध्यान दें। सोप का जो सबसे मेजर कंटेंट होता है बेटा वो होता है सोडियम स्टीरिएट C17H35 COO- और Na+ बेटा, ये होता है सोडियम स्टीरिएट जो सोप का सबसे मेजर कंटेंट है बेटा। इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, साथ में नॉन पोलर हिस्सा है बेटा। और आप अच्छे से जानते हो कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो वाटर से दूर रहता है बेटा, पानी के पास नहीं जाता, पानी से दूर रहता है। दैट मींस ये कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक बेटा। जबकि इसी के अंदर ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है इसी के अंदर बेटा COO- वाला, मैं कहूंगा खासकर भाई Na+ जो है बेटा वो तो आयन की फॉर्म में है, ठीक है ना बेटा, Na+ आयन की फॉर्म में बेटा। तो COO- बेटा ये इसका पोलर पार्ट है बेटा, और ये वाला हिस्सा इसका होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी के पास जाना चाहता है। तो जो बेटा ये हाइड्रोकार्बन चेन है इसकी, उसे बोल देते हैं टेल बेटा। और ये जो बेटा हाइड्रोफोबिक इसका है बेटा, ये सॉरी हाइड्रोफिलिक वाला जो पोलर हिस्सा है उसे कह देते हैं अपन इसका हेड बेटा। क्या कह देते हैं? हेड। देखिए एनसीईआरटी में बेटा साफ साफ इसका बहुत डिटेल में डायग्राम दिया हुआ है, पहले वो समझे बेटा, फिर मैं बीच की थोड़ी सारी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले एक बार इस डायग्राम पे फोकस करिए बेटा, देखिएगा कि क्या कंडीशन दी हुई है आपको सोडियम स्टीरिएट के बाद में बेटा। सारी कंडीशन इसमें देखिएगा कि ये वाला जो इसका यहाँ तक का हिस्सा है बेटा, ये इसका कैसा हिस्सा है बेटा? हाइड्रोकार्बन पोर्शन है इसका। और ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक होता है बेटा। हाइड्रोफोबिक टेल है, ये पानी से दूर रहता है। इसमें से ये वाला जो हिस्सा है बेटा वो इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, और इसी को बेटा छोटे रूप में कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड बेटा। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। ये पीछे हाइड्रोफोबिक टेल हो गई जो हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, और आगे की तरफ बेटा हाइड्रोफिलिक हेड हो गया जो COO- का बना हुआ है, ठीक है बेटा। अब कंडीशन क्या होती है बेटा कि अगर लो कंसंट्रेशन हो, कैसी कंसंट्रेशन हो बेटा? लो कंसंट्रेशन। दैट मींस आपने क्या किया कि सोडियम स्टीरिएट की या साबुन की लो कंसंट्रेशन रखी हुई है। कैसी कंसंट्रेशन रखी हुई बेटा? लो कंसंट्रेशन रखी हुई है बेटा पानी के अंदर इसकी बेटा। तो होगा क्या, समझते ना बेटा, लिखने की जरूरत नहीं, अभी सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सामने देखेगा आप एक बार कि ये बेटा मान लीजिए कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और आपने बेटा साबुन की कंसंट्रेशन जो है वो लो रखी है। दैट मींस सोडियम स्टीरिएट कम अमाउंट में अभी आपके पास। अब सोडियम स्टीरिएट में बेटा होता क्या है कि हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो मुझे बताइए कि पानी में ये किस तरह से रहेगा? भाई पानी में बेटा पानी जो होता है ना वो पोलर होता है, और पोलर हिस्से के पास मुझे बताइए पोलर हेड जाना चाहेगा या फिर नॉन पोलर टेल जाएगी? पोलर पानी के पास में पोलर हेड जाएगा। दैट मींस पानी में कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं बेटा, इस तरह से, जब कंसंट्रेशन क्या हो इनकी कम हो। जो ये हाइड्रोफिलिक हेड है वो पानी के अंदर रहता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो पानी से दूर रहती है बेटा ऊपर की तरफ। जब कंसंट्रेशन इनकी कम हो तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। दैट मींस फ्री घूम रहे हैं आपस में बेटा, आपस में कोई भी एसोसिएटेड नहीं हुए। अब क्या किया कि बेटा इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा दी गई। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मुझे बताइए कि अगर इनकी आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो बेटा मजबूरी में इनको पानी के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या आपने बढ़ा दी, सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इनका अमाउंट बढ़ेगा, तो ऐसे में इनको पानी के अंदर जाना पड़ेगा। और पानी के अंदर जाने पर ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करना चाहेंगे
कि इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ये कोशिश करेगा पानी के अंदर भी कि मैं पानी से दूर रहूं, पानी के अंदर भी पानी से दूर रहूं, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की कोशिश करेगा। कैसे बना पाता है समझिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। देखिए इधर ये अपने आप को पानी के अंदर कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं बेटा। देखो पूरी एक लेयर बना लेते हैं बेटा। चारों तरफ क्या है बेटा, इसमें पानी, ठीक है बेटा। और ये बेटा पानी के अंदर इस तरह से आयनिक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आयनिक क्यों बोला, क्योंकि चार्ज है बेटा। ये जो बना इसे क्या कहा गया, मिसेल बोला गया, और इसी को बोला गया एसोसिएटेड कोलॉइड बेटा। एसोसिएटेड क्यों बोला समझना अच्छे से बेटा, क्योंकि वास्तव में पानी के अंदर इसकी जो बेटा फॉर्मेशन की कंडीशन आ रही है, अगर मान लीजिए कि इसमें से 2 सोडियम स्टीरिएट भी कम रह जाए, 2 स्टीरिएट भी अगर इसमें से कम रह गए तो ये मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। कुल मिलाकर ये ओवरऑल बेटा एक सफिशिएंट कंसंट्रेशन इसमें चाहिए। अगर मान लो कंसंट्रेशन कम रह गई और 2 स्टीरिएट भी अगर इसमें से कम रह गए तो फिर मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिर पानी अंदर घुस जाएगा बेटा। कुल मिलाकर इसको बेटा इतने स्पीसीज, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस तो चाहिए इसे बेटा जो इसका मिसेल बना करके इसको पानी से दूर रख सके। किसको, इसकी हाइड्रोकार्बन टेल को बेटा। तो जो इनका इंटरनल कोर होता है ना बेटा, इंटरनल, ठीक है ना बेटा, तो इंटरनल जो हिस्सा है वो हाइड्रोकार्बन टेल से मिलकर बना हुआ है और वो पानी से दूर रहता है। जो बेटा कंसंट्रेशन इसमें चाहिए होती है, एग्जैक्ट क्या टर्म लिखी जाती है बेटा, नाम दिया जाता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। किसी भी मिसेल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो है बेटा उसे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोल देते हैं। बहुत एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो वो ये बोला जाता है कि बेटा ऐसी कंसंट्रेशन जिससे ऊपर ही मिसेल फॉर्मेशन होगा, अगर उससे कम कंसंट्रेशन रखी गई तो फिर बेटा मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि ऐसी कंसंट्रेशन है बेटा सोडियम स्टीरिएट की या फिर मैं कहूं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बेटा, ऐसी कंसंट्रेशन जिससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन रखी गई तब तो मिसेल फॉर्मेशन होगा बेटा, अदरवाइज मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्या नाम दिया गया उसे बेटा, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अबव CMC। CMC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन को, कि अगर आपने क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन रखी तो मिसेल फॉर्मेशन होगा। एसोसिएटेड कोलॉइड क्यों बोला, मुझे बताइए बेटा कि जो इन्होंने एक तरह से प्रोटेक्शन किया है ओवरऑल आपस में सबने मिलकर के, क्या वो एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के एसोसिएशन से हो पाया क्या बेटा? भाई अगर एक दूसरे का एसोसिएशन नहीं होता तो बेटा इनको परेशानी आती पानी के अंदर, सीधी सी बात है। इसी वजह से इसको क्या बोल दिया, एसोसिएटेड कोलॉइड। तो पूरी लाइन क्या बनी कि सोडियम स्टीरिएट जो है बेटा वो लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। दैट मींस उसका स्टीरिएट बिल्कुल फ्री है आपस में बेटा, आपस में अटैच नहीं है। लेकिन अगर आपने बेटा अबव CMC रखा, दैट मींस आपने क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन अगर रखी तो बेटा मिसेल फॉर्मेशन होगा, एसोसिएटेड कोलॉइड बन जाएगा अबव CMC। दूसरा पॉइंट हो रहा है अभी बेटा, मुझे बताइए इन पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए बेटा मुझे बताइए क्या मूवमेंट करना पड़ेगा, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता तो इनको होगी ना बेटा चलने के लिए। और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, टेम्परेचर भी चाहिए होता है थोड़ा बहुत वास्तव में। तो ऐसी स्थिति में बेटा एक इसमें टेम्परेचर का नाम भी आएगा, क्राफ्ट टेम्परेचर जिसे बोल देते हैं बेटा। वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर अगर आपने जिससे ज्यादा टेम्परेचर अगर रखा तभी एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसेल फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कितने नाम आ गए, 2, एक क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, एक क्राफ्ट टेम्परेचर। और दोनों के लिए क्या बोला गया कि अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन है तो मिसेल फॉर्मेशन होगा, और क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो मिसेल फॉर्मेशन होगा बेटा। क्या मिसेल बनने का तरीका आपको समझ आ गया बेटा, मिसेल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्लियर है भैया बेटा? तो देखिएगा ये बनाने की जरूरत नहीं, सब है एनसीईआरटी में बेटा। मैं वापस थोड़ा सा बैक पोर्शन पे जाता हूँ, पीछे आता हूँ बेटा। देखिएगा इसमें क्या क्या कंडीशन लिखी हुई देखो बेटा, कि एसोसिएटेड कोलॉइड और मिसेल बेटा,
क्या बोला है बेटा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं बेटा, बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलोइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स बेटा। फिर आगे द एग्रीगेट पार्टिकल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसेल, दीज आर आल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलोइड। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है क्या कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका नाम क्या है बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर। ध्यान देना बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर अलग बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग बात है, दो अलग चीजें बेटा। क्राफ्ट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है कि बेटा एक ऐसा टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर अगर रखोगे तो ही मिसेल फॉर्मेशन होगा, और साथ में भी लिखा हुआ है एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बेटा एसोसिएटेड कोलोइड फॉर्मेशन उससे ऊपर ही होगा। क्लियर है स्थिति बेटा कि अगर आपने बेटा अब इसने देखो सोडियम स्टीरिएट की कंडीशन बता दी है, हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है बेटा। अगर आपने बेटा कंसंट्रेशन लो रखी है, देखिए इसमें सब दिया हुआ है बेटा, अगर आपने कंसंट्रेशन कम रखी हुई है बेटा कंसंट्रेशन, तो उस पोजीशन में बेटा स्टीरिएट इस तरह से अरेंज रहेंगे बेटा पानी के अंदर। लेकिन अगर आपने हाई कंसंट्रेशन रखी, ये जो सिचुएशन है ना बेटा, ये इसकी पानी के अंदर की सिचुएशन है भाई। ये लो, ये कंटेनर बना दिया मैंने और इसके अंदर ये मान लो पानी है बेटा, ये सारा चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स है बेटा, इस तरह से रहता है। और ये कौन सी सिचुएशन है बेटा बी वाली, ये बेटा हाई कंसंट्रेशन की सिचुएशन है जिसमें क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ बेटा सीएमसी से ज्यादा कंसंट्रेशन इसको दी गई है, तब जाके मिसेल फॉर्मेशन हुआ। तो क्या एसोसिएटेड कोलोइड या मिसेल फॉर्मेशन की कैटेगरी आपको एक्सप्लेन हो गई, समझ आ गई बेटा। अब जैसे बेटा सोप में मेजर कंटेंट होता है क्या सोडियम स्टीरिएट, ऐसे ही बेटा एक एग्जांपल इसने डिटर्जेंट का भी दिया हुआ है बेटा, जिसमें मैं कहूंगा कि नाम के साथ फॉर्मूला भी ध्यान रखने डिटर्जेंट का, सोडियम लोरिल सल्फेट बोला है और क्या है देखिए बेटा CH3CH2 का होल 11 SO4 Na+। इससे जो मिसेल बनेगी, इससे जो मिसेल बनेगी इसमें क्या होगा बेटा कि हाइड्रोकार्बन टेल तो रहेगी सी बेटा, और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो क्या रहेगा बेटा SO4-, जैसे वहां पर COO- था ना बेटा, यहाँ पर भाई जो मिसेल में लेयर बन रही है ना बेटा आयनिक, उस आयनिक लेयर में क्या रहेगा SO4- वाला रहेगा इन द केस ऑफ डिटर्जेंट। क्लियर है बेटा ये आप लोगों को भाई। अगला पॉइंट और है इसके अंदर एक बेटा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है और एग्जाम में कभी आया भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी आ सकता है बेटा। एक छोटा सा पॉइंट मैं एक्स्ट्रा में डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पर, क्या कि अगर हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ, हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ बढ़ा दी जाए, यानी आपने वो हिस्सा बढ़ा दिया जो पानी से दूर रहना चाहता है, आपने कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस लिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ ज्यादा है, तो हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ बढ़ने पर बेटा हाइड्रोफोबिक जो हिस्सा है ना बेटा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन वो क्या होगा बढ़ जाएगा। अब हाइड्रोफोबिक पोर्शन अगर बढ़ गया तो वो पानी के बेटा जल्दी ही दूर होना चाहेगा कि देर से, भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक हिस्सा लेके आओगे वो पानी से उतना ही जल्दी दूर होना चाहेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उसकी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, यानी वो ज्यादा अमाउंट में लेने पर पानी से दूर होगा या कम अमाउंट लेने पर भी पानी से दूर हो जाएगा। भाई सीएमसी क्या बेटा एक ऐसी कंसंट्रेशन जिससे ऊपर मिसेल फॉर्मेशन हो। अब पानी से दूर होने का मतलब एक तरह से मिसेल बना ली उन्होंने बेटा, मिसेल बना ली। तो वास्तव में मुझे बताइए बेटा कि अगर हाइड्रोफोबिक हिस्सा बढ़ाओगे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते हुए, तो बेटा वो पानी से जल्दी ही दूर होना चाहेगा, बहुत जल्दी मिसेल बनाना चाहेगा। दैट मीन्स बेटा उसके लिए रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी, तो बेटा उसका सीएमसी कम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो उसने एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है बेटा, मैं लिखता हूं इधर, ये 4 ऑप्शन उसने दिए बेटा आपको,
सेम होता है बेटा, ठीक है ना। और आपसे ये पूछा कि इनमें से मिनिमम सीएमसी किसकी है बेटा, मिनिमम किसे, मिनिमम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन किसकी है, ये पूछा बेटा मिनिमम। तो क्या देखना आपको, नंबर ऑफ कार्बन देखो आप तो बेटा सीधा, और नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा तो हाइड्रोकार्बन की चेन लेंथ ज्यादा, हाइड्रोफोबिक हिस्सा ज्यादा, तो वो पानी से जल्दी बेटा सेपरेट होना चाहेगा, जल्दी दूर होना चाहेगा। आंसर कौन सा चला जाएगा आपका इसके अंदर बेटा, थर्ड। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, बहुत सिंपल सा सवाल बनेगा अगर बना तो। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि मिनिमम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन किसकी है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसमें हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन उतना ज्यादा होगा, हाइड्रोफोबिक हिस्सा ज्यादा होगा, तो वो जल्दी ही बेटा मिसाइल बनाने की टेंडेंसी रखेगा। क्या मिसाइल फॉर्मेशन एसोसिएटेड कोलॉइड वाला हिस्सा क्लियर है बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके अंदर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि आखिर जो साबुन होता है बेटा, वो सोप जो होता है वो क्लीनिंग एक्शन किस तरह से करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। समझिए बहुत आसान है बेटा, इधर देखिएगा। पहले तो मुझे बताओ बेटा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा, कि क्लीनिंग एक्शन करने के लिए साबुन की जरूरत कब पड़ेगी, जब पोलर इंप्योरिटीज हो या नॉन पोलर। सोचो एक बार, अगर पोलर इंप्योरिटीज है तो बेटा वो तो पानी के साथ डिजोल्व होके निकल जाएंगी, ध्यान रखें इस बात पे बेटा। अगर पोलर इंप्योरिटीज है तो पानी के साथ डिजोल्व होके निकल जाएंगी बेटा, नहीं रुकेंगी। तो वास्तव में साबुन की जरूरत पोलर इंप्योरिटीज के लिए होती भी नहीं है। लेकिन अगर नॉन पोलर इंप्योरिटी है तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होगी, पानी से नहीं निकलेंगी। तो बेटा नॉन पोलर इंप्योरिटीज को हटाने के लिए खासकर साबुन की जरूरत पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि नॉन पोलर इंप्योरिटी दैट मींस बेटा हाइड्रोकार्बन पोर्शन हो गया, जैसे फैट है, ऑयल है बेटा, ग्रीस है, ये सब बेटा हाइड्रोकार्बन पोर्शन होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं बेटा। तो मान लीजिए किसी कपड़े पर बेटा ऑयल की ड्रॉप लगी हुई है या फैट या ग्रीस लगी हुई है, मान लो ग्रीस लगी हुई है बेटा, हाइड्रोकार्बन हिस्सा है और कैसा है बेटा, नॉन पोलर हिस्सा होता है ये। अब ये सोडियम स्टीरिएट है मेरे पास बेटा, उसमें से ये वाला बेटा पोलर हेड है और ये वाला इसका नॉन पोलर टेल है। बेटा आप सब जानते हो कि नॉन पोलर हिस्से में पोलर हिस्सा लगेगा कि नॉन पोलर। देखो पोलर पोलर के साथ मिलता है और नॉन पोलर के साथ। तो देखेगा कि सोडियम स्टीरिएट में से बेटा ओरल स्टीरिएट का नॉन पोलर हिस्सा इस ऑयल या ग्रीस की ड्रॉप पे लगा बेटा। ग्रीस की ड्रॉप पे कौन जाके लगा, नॉन पोलर हिस्सा स्टीरिएट का बेटा, क्योंकि नॉन पोलर से नॉन पोलर लगता है। ब्रिस्टल होता है ना बेटा, अरे ऑल पिन नहीं होती क्या, ऑल पिन बेटा। तो आपने क्या किया कि ग्रीस लगी हुई थी बेटा, उसमें ऑल पिन लगा दी बेटा, ब्रिस्टल्स लगा दी एक तरह से उसके अंदर। लेकिन चारों तरफ क्या घूम रहा है, पानी बेटा। और पानी के साथ में क्या इसका आयनिक वाला जो हेड है, हाइड्रोफिलिक है, वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। और जब ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये इसमें से बाहर आ जाएगा पानी से अट्रैक्ट होके। और बेटा मान लीजिए किसी सरफेस के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, आपने उसमें ऑलपिन लगाई फिर हटाई, फिर ऑलपिन लगाई फिर हटाई, फिर ऑलपिन लगाई फिर हटाई, तो बताइए वो ग्रीस जो उस पर लगी हुई थी बेटा, वो उसी स्ट्रेंथ के साथ लगी रहेगी सरफेस पे या धीरे धीरे हटने लग जाएगी, धीरे धीरे हटने लग जाएगी। और इवन उस ऑलपिन के साथ में बेटा, उस ब्रिस्टल के साथ में बेटा थोड़ी सी ग्रीस लग के बाहर निकलती रहेगी। तो होगा क्या कि मान लीजिए ये सोडियम स्टीरेट बाहर आया और उसके साथ बेटा इसका ग्रीस का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ लग के बाहर आ गया, ये ग्रीस का हिस्सा उसके साथ बाहर आ गया। अब जैसे ये ग्रीस का हिस्सा बेटा इसके साथ बाहर आएगा, वैसे ही बेटा और जो सोडियम स्टीरेट है उसका भी नॉन पोलर पोर्शन, कौन सा पोर्शन बेटा, नॉन पोलर पोर्शन उसके साथ अटैच होना शुरू कर देगा। एक ग्रीस के पार्टिकल के साथ ऐसे ही दूसरा ग्रीस का पार्टिकल उसके साथ भी इस तरह से अरेंज होंगे बेटा। अब ये बीच में ग्रीस की ड्रॉप्स हैं बेटा और चारों तरफ ये आयनिक मिसाइल बन गई वापस से। और इन पर चार्ज कैसा है, सेम, ये भी नेगेटिव बेटा। तो अट्रैक्ट होंगी कि रिपेल होंगी, रिपेल होंगी। यानी ये ग्रीस के पार्टिकल्स को आपस में चिपकने नहीं देंगी और ये पानी के साथ बेटा अट्रैक्ट होके पानी के साथ फ्लो करके निकल जाएगी। तो जब आपने क्लीनिंग एक्शन की उस समय बेटा जब आप साबुन लगा रहे हो कपड़े पे,
तो सोडियम स्टीरिएट वाले पोर्शन में बेटा नॉन पोलर वाला ग्रीस के अंदर गया, पानी के साथ बाहर आया, ग्रीस के अंदर गया, पानी के साथ बाहर आया, ये बेटा धीरे धीरे टूट जाएगा बेटा। और ये ग्रीस की ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ आयनिक मिसाइल बनने की वजह से ये बेटा आपस में अब मिलेंगे भी नहीं बेटा, और पानी के साथ फ्लो करके बाहर निकल जाएंगे और क्लीनिंग एक्शन हो जाएगा। अब मुझे बताइए बेटा, ग्रीस या फैट या ऑयल था, उसको छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ा गया कि बड़ा बनाया गया? एक्चुअली बेटा इसमें जो ये ग्रीस या ऑयल या फैट था उसे तोड़ा गया, और फैट को तोड़ने को बेटा बायोलॉजी में पढ़ते हो बेटा क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं बेटा। इमल्सिफिकेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा? फैट की ड्रॉप्स को छोटी ड्रॉप में तोड़ देना बेटा इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो वही प्रोसेस इसके अंदर भी हुआ। एक्चुअली क्या लाइन बनेगी कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जब होती है, जब साबुन क्लीनिंग एक्शन करता है, तो उस दौरान वो फैट या ऑयल का क्या करता है बेटा? वो फैट या ऑयल का इमल्सिफिकेशन करता है बेटा। दैट मींस फैट की बड़ी ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर तोड़ देता है। क्या क्लियर है बेटा ये स्थिति आप लोगों को? भैया क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्लियर है बेटा आप लोगों को? तो ये थी बात बेटा ओवरऑल बेटा इसके क्लासिफिकेशन की। एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलूं तो क्या कि क्लासिफिकेशन जब अपन ने देखा तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन देखा। फिजिकल स्टेट पर बेस्ड था बेटा। दूसरा, अच्छा उसमें अगर बेटा डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो क्या क्या नाम आए थे? सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल। डिस्पर्स फेज लिक्विड है तो क्या क्या नाम आए थे? लिक्विड, सॉरी जेल, इमल्शन, एरोसोल बेटा। और जब बेटा डिस्पर्स फेज गैस थी तो एक नाम आया था सॉलिड सोल और एक नाम आया था फोम बेटा। फिर अपन ने पढ़ा इंटरेक्शन पर बेस्ड बेटा, लायोफिलिक, लायोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं उनको, कि फेज और मीडियम में इंटरेक्शन हो रही है तो फिलिक हो गया और इंटरेक्शन नहीं हो रही तो फोबिक हो गया बेटा। फेज और मीडियम में इंटरेक्शन हो रही है तो नॉर्मल मिक्सिंग शेकिंग से ही बेटा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, वो रिवर्सिबल होता है। दैट मींस मीडियम हटा के अगर वापस मिलाओगे तो मिल जाएगा बेटा। कंपैरेटिवली स्टेबल होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से उनका कोगुलेशन या प्रेसिपिटाइजेशन आसानी से नहीं होता, और स्टार्च, गम, जिलेटिन वगैरह उसमें आए थे। फोबिक की अगर मैं बात करूं तो इंटरेक्शन करना नहीं चाह रहे बेटा, उन्हें स्पेशल मेथड से बनाना पड़ेगा। कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा भी मिलाओ तो वो बेटा जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बेटा, और इरिवर्सिबल होते हैं बेटा। मेटल सल्फाइड्स के केस उसमें आ जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा बेटा नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। 3 कैटेगरी पढ़ी। एक आपने पढ़ी बेटा मल्टीमोलिकुलर, एक मैक्रोमोलिकुलर और एक एसोसिएटेड कोलॉइड। मल्टीमोलिकुलर में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटी थी तो वो आपस में मिलेंगे और बेटा कोलोइडल रेंज में आ जाएंगे, जैसे सल्फर सोल और गोल्ड सोल उसके उदाहरण थे। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा बेटा उसके बाद में? दूसरा अपन ने पढ़ा था मैक्रोमोलिकुलर, जैसे पॉलीमर स्पीसीज, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है बेटा, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन से सिमिलरिटी रखती है बेटा मैक्रोमोलिकुलर के अंदर। फिर अपन ने पढ़ा एसोसिएटेड कोलॉइड। वहां क्या था कि जब लो कंसंट्रेशन थी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में किससे बेटा क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से ज्यादा और क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जब दिया तो उन्होंने एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसाइल बना लिया, जिनका इंटरनल कोर जो होता है बेटा वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो बेटा टेल फोम होती है उसकी। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन अगर बेटा मैं कहूं तो उससे ज्यादा कंसंट्रेशन रखोगे तब मिसाइल फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोकार्बन चेन अगर बढ़ाओगे तो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी बेटा। ठीक है। क्लीनिंग एक्शन की अगर मैं बात करूं तो वास्तव में उसमें बेटा ड्यूरिंग क्लीनिंग एक्शन क्या होता है बेटा? इमल्सिफिकेशन होता है किसका? फैट का। मैकेनिज्म क्लियर है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके क्लासिफिकेशन के बाद में इसकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन खासकर जरूरत किन के लिए होती है बेटा? खासकर जरूरत होती है लायोफोबिक वालों के लिए बेटा, क्योंकि फिलिक वाले तो नॉर्मल मिक्सिंग और शेकिंग से ही तैयार हो जाते हैं बेटा। खासकर जरूरत किसके लिए होती है बेटा? फोबिक वालों के लिए। प्रिपरेशन का जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं ना बेटा, खासकर वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? फोबिक के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। फिलिक वालों के लिए स्पेशल मेथड की आवश्यकता नहीं होती। अब एनसीईआरटी में जो भी 2-3 मेथड दिए हुए वो तो पढ़ेंगे ही, पर एक छोटा सा बेसिक मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की जाती है तो बेसिकली 2 चीजें हो सकती हैं। या तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आपस में मिलाकर कोलोइडल रेंज में लाया जाता है, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। भाई ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे थे, उन्हें मिला के कोलोइडल रेंज में लाया गया।
या फिर सस्पेंशन के बड़े पार्टिकल्स, उन्हें तोड़ा जाता है बेटा और उन्हें कोलोइडल रेंज में लाया जाता है, उन्हें कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्शन बेटा। क्या बोल देते हैं? डिस्पर्शन। तो कंडेंसेशन भी हो सकता है और डिस्पर्शन भी हो सकता है बेटा जब कोलोइड फॉर्मेशन कर रहे हो। तो ट्रू सॉल्यूशन के छोटे पार्टिकल है तो कंडेंसेशन करवा दो, और अगर बेटा बड़े पार्टिकल है सस्पेंशन जैसे, तो कोलोइडल साइज में लाने के लिए उनका क्या करवा दो? डिस्पर्शन करवा दो। ये एक अलग ही क्लासिफिकेशन, एक थोड़ा सा दिमाग में ओवरव्यू रहने के लिए बेटा। अब एनसीईआरटी ने अलग से मेथड दिए बेटा, खासकर 3 मेथड एनसीईआरटी डिस्कस करके चलता है। एक चलता है बेटा केमिकल मेथड बेटा, एक चलता है ब्रेडिगार्क मेथड, और एक चलता है पेप्टाइजेशन बेटा। देखिएगा एक एक डिस्कस करते हैं अपन बेटा। पहला कौन सा है? केमिकल मेथड बेटा। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 4 नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बेटा। उन 4 नामों में से पहला लिखा हुआ है डबल डिकम्पोजिशन। दिखा बेटा यहाँ पर, ये रहा डबल डिकम्पोजिशन। एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, आयन इंटरचेंज होते हैं बेटा, वो भी विदाउट एसिड बेस रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन में आयन इंटरचेंज होते हैं बेटा। तो देखो आर्सेनिक ऑक्साइड था अपने पास, H2S के साथ ट्रीटमेंट करवा के आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाया गया। किसका बेटा? आर्सेनिक सल्फाइड का। आपको याद हो तो क्या था बेटा कि मेटल सल्फाइड या इनऑर्गेनिक स्पीसीज फोबिक में आ रही थी बेटा। तो देखो फोबिक है, इसको बनाने के लिए मेथड पढ़ना पड़ा अपन को कि आर्सेनिक ऑक्साइड का ट्रीटमेंट H2S से करवा के आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाया गया बेटा। डबल डिकम्पोजिशन बोला। दूसरा है ऑक्सीडेशन बेटा। किसका हुआ है? इस H2S के सल्फर की स्टेट -2 से 0 हो गई, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, कि H2S के सल्फर का ऑक्सीडेशन करवाया गया SO2 की सहायता से बेटा, और कैसा सोल बनाया गया? सल्फर सोल बना लिया गया बेटा। गोल्ड था +3 स्टेट में बेटा, इसका रिडक्शन करवा के बेटा फॉर्मल्डिहाइड की सहायता से इसका रिडक्शन करवाया। एल्डिहाइड बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, तो फॉर्मल्डिहाइड ने यहाँ पर किसका काम किया? रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके उसने गोल्ड सोल बना दिया। और फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाया गया, और हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, जिसे सूटेबल मेथड से आगे जाकर के कोलोइडल सोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो केमिकल मेथड में 4 नाम आपने पढ़े, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन में आपने आर्सेनिक ऑक्साइड की H2S के साथ रिएक्शन करवा के आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाया। ऑक्सीडेशन में आपने H2S का ऑक्सीडेशन SO2 की सहायता से करवा के सल्फर सोल बनाया बेटा। रिडक्शन में AuCl3 का रिडक्शन आपने फॉर्मल्डिहाइड की सहायता से करवा के गोल्ड सोल बना दिया, और फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवा के आपने बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्रिपेयर करने की टेंडेंसी बनाई बेटा। क्लियर है भैया? दूसरा है बेटा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिगार्क मेथड। अब बेटा इसके नाम को देख के क्या लगता है? डिसइंटीग्रेशन नाम देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टिकल्स को सिर्फ तोड़ा जा रहा होगा। एक ऐसी फीलिंग आती है नाम में, क्या कि डिसइंटीग्रेशन दैट मींस पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं सिर्फ तोड़ा जा रहा होगा, जबकि ध्यान दें बेटा यहां पार्टिकल्स को सिर्फ तोड़ा नहीं जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बेटा अपने आप में सीधा सवाल बनने वाला पॉइंट है क्या कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिगार्क मेथड जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का मेथड है, उस मेथड में बेटा डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होते हैं एक साथ। डिस्पर्शन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है बेटा। अब सोचोगे कि दोनों एक साथ कैसे करवा रहे हो? बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये बना हुआ है, मैं बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बना रहा हूँ वापस ऊपर। देखिएगा बेटा क्या कि एक बड़ा कंटेनर लिया, उसमें अपन ने आइस फिलअप कर दी बेटा, आइस भरी हुई है, और इसके अंदर एक छोटा कंटेनर अलग से रखा। इस कंटेनर के अंदर बेटा डिस्पर्शन मीडियम रख दिया है, मतलब जिसके अंदर अपन को कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। और जिस मेटल की अपन को बेटा ओवरऑल जिस मेटल के लिए आपको बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसका एनोड और कैथोड यहां पर लगा देते हैं। उसी मेटल का एनोड भी और कैथोड भी उसी मेटल के लगा देते हैं बेटा। अब प्रोसेस क्या होगा? बहुत सिंपल है। आपने कभी बेटा वायर को टच होने पर स्पार्किंग देखी है? बिल्कुल होती है। तो ऐसे ही बेटा जब एनोड और कैथोड को आपस में टच किया जाएगा तो स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग बेटा होने पर
बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, बहुत ज्यादा। और इतना ज्यादा अगर टेम्परेचर जनरेट होगा, मान लीजिए मैंने दोनों रोड गोल्ड की ली थी बेटा, किसकी? गोल्ड की। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा कि गोल्ड की रोड जो थी ना बेटा, वहां से गोल्ड वेपर फेज में अलग हो जाएगा। कौन सी फेज में? वेपर फेज में। यानी गोल्ड जो था बेटा रोड पे लगा हुआ था और वो फाइनली वेपर फेज में चला गया। दैट मींस उसका कंडेंसेशन हुआ कि उसे तोड़ दिया गया, डिस्पर्शन हो गया। क्या हुआ? डिस्पर्शन। अब होगा क्या कि जैसे ही गोल्ड की वेपर यहां पर फ्री होगी, स्पार्किंग की वजह से वेपर फ्री हुई, लेकिन बेटा उसे बाहर का माहौल कैसा मिला? ठंडा, आइस लगी हुई थी चारों तरफ। तो बेटा वो वेपर जैसे ही बन के बाहर आएगी बेटा, उसे चारों तरफ से आइस मिलेगी, और आइस अगर मिलेगी तो उस वेपर का बेटा ओवरऑल एक्सटर्नल मीडियम का टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा? वापस कंडेंसेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। और ओवरऑल क्या रेंज बनती है बेटा कि पहले उसका डिस्पर्शन होता है, फिर कंडेंसेशन होके बेटा फाइनली वो कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स पे जाके रुक जाते हैं। अब वो तो अलग अलग मेटल की अलग अलग नेचर होती है बेटा। तो ब्रेडिग आर्क मेथड में, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में बेटा पहले होता है डिस्पर्शन और उसके बाद होता है कंडेंसेशन बेटा, तब जाके कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। क्या मेथड तरीका समझ आया बेटा आप लोगों को भाई कि डिस्पर्शन क्यों हुआ? स्पार्किंग की वजह से बेटा। लेकिन जैसे ही वेपर की फ्यूम्स बाहर आई मेटल की बेटा, उन्हें चारों तरफ आइस मिला, और आइस अगर है तो वो वापस कंडेंसेशन करेगा बेटा। लेकिन वो किस रेंज तक करेगा? वो उसी रेंज तक अपन करवाते हैं बेटा कि वो कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज में रह जाए। इस मेथड से बेटा किनके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए गए बेटा? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर भी होता है बेटा, कॉपर का भी इससे बनाया जा सकता है। अब एक और चीज बताऊं तो बेटा आपको कि जैसे यहाँ पर आपने गोल्ड नाम लिखा हुआ देखा कि ब्रेडिग आर्क मेथड से उसको बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि गोल्ड सिर्फ ब्रेडिग आर्क मेथड से ही बन रहा है। देखिए, क्या केमिकल मेथड से भी गोल्ड बना था क्या? बिल्कुल बन रहा है बेटा, बन सकता है। लेकिन स्पेशल ब्रेडिग आर्क के तो बेटा जो 3-4 मेटल है वो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है। किस मेथड से बनाए जा रहे हैं बेटा? ब्रेडिग आर्क मेथड से बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग आर्क का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें बेटा डिस्पर्शन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। दोनों काम इसमें एक साथ होते हैं। क्या दूसरा मेथड क्लियर है बेटा आप लोगों को भाई? खासकर 2 ही पॉइंट याद रखने के होते हैं इसमें बेटा कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग आर्क मेथड में बेटा डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसके लिए काम आ रहा है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, इन सब के लिए काम आ रहा है बेटा। चलूँ मैं आगे बेटा। तीसरा मेथड है इसके बाद में बेटा पेप्टाइजेशन। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि मान लीजिए किसी रिएक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रेसिपिटेट बना, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है बेटा, कोई भी ताजा प्रेसिपिटेट बना है। अब आपने कभी गौर किया हो तो बेटा जब प्रेसिपिटेट बनता है ना, वास्तव में बेटा वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होता, वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। अगर प्रेसिपिटेट बन गया दैट मींस वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है और वो सारा प्रेसिपिटेट आपस में चिपका हुआ होता है। और मैं कह रहा हूं कि वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, दैट मींस वो कोलोइडल सॉल्यूशन भी नहीं है बेटा, वो उस समय पर कोलोइडल सॉल्यूशन भी नहीं है। तो किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बना और वो प्रेसिपिटेट कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलना है। तो बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलूंगा मैं उसको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या कि कोलोइडल सॉल्यूशन से मतलब ये होगा कि जो भी पार्टिकल्स है ना बेटा डिस्पर्स फेज के, उनका सॉल्यूशन में चुपचाप एक कोने में पड़ा रहना नहीं होता, उनको चारों तरफ घूमना होता है। अगर वो चुपचाप बेटा बॉटम में चले गए, प्रेसिपिटाइज हो जाएंगे, फिर वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ध्यान दें कि कंटेनर में जो भी मीडियम था, उस मीडियम के अंदर अगर सारे पार्टिकल्स एक साथ चिपके हुए पड़े हैं बेटा बॉटम के अंदर, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा।
लेकिन अगर पार्टिकल्स बेटा इसके अंदर घूमते फिर रहे हैं बेटा, पार्टिकल्स जो है इसके अंदर घूमते फिर रहे हैं बेटा, अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। ध्यान देना बेटा, इसे क्या कहते हैं, इसे बोल देते हैं प्रेसिपिटाइजेशन। इसे क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटाइजेशन बोलते हैं बेटा इसको, तो कि प्रेसिपिटेट बन गया मतलब सॉल्यूशन जो था वो खराब हो गया। तो सॉल्यूशन अगर बनाना है तो बेटा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का घूमना जरूरी है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि फेज के पार्टिकल अपन को दिखाई नहीं देते, क्यों, क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है, तो वो मीडियम के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में छुप जाते हैं। लेकिन कोलोइडल बेटा अगर है तो उसमें पार्टिकल साइज तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, तो वो बेटा मीडियम के बीच के अंदर छिप नहीं पाएंगे बेटा और अपन को विजुअलाइज होंगे। लेकिन उनका बॉटम में पड़ा रहना सही नहीं है बेटा, वो तो प्रेसिपिटाइज हो गए, फिर खराब हो गया, वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं रहा। अगर उन्हें आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलना है तो इन पार्टिकल्स का घूमना जरूरी है, आपस में चिपका हुआ रहना नहीं चाहिए। और उसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि मान लो ये सारे पार्टिकल्स आपने चिपके पड़े थे बेटा, और आपने क्या किया कि किसी भी मेथड के द्वारा बेटा आपने इन सारे पार्टिकल्स पर चार्ज लगा दिया, वो भी एक जैसा, कि मान लो सारे पार्टिकल्स पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आप लेके आ गए, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। तो अब मुझे बताइए, अगर आपने पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज आप ले आए, तो ये पार्टिकल्स अब आपस में एग्रीगेट होंगे, चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर चार्ज आ गया तो रिपल्शन होगा, घूमते फिरेंगे, दैट मींस कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस में किया क्या जाता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसमें पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज लगाया जाता है, और एक अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसमें सभी पार्टिकल पर एक जैसा चार्ज लगेगा, या तो सभी पर पॉजिटिव या सभी पर नेगेटिव। यानी पेप्टाइजेशन में आपको करना क्या है कि प्रेसिपिटेट के ऊपर आपको क्या लगाना है, चार्ज लगाना है। और चार्ज लगाने के लिए बेटा मिलाया जाता है एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाते हैं? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट बेटा। और सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बेटा उसी को पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट बेटा। जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट काम आएगा उसको क्या बोल देते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट बेटा। अब वो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हर कुछ नहीं होता। सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट वो होता है बेटा जो कॉमन आयन रखता हो। क्या रखता हो? बोलो। कॉमन आयन रखता हो। किससे? प्रेसिपिटेट के साथ में बेटा। समझा होगा बेटा, सवाल भी करवा दूंगा मैं इसका। सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो बेटा प्रेसिपिटेट के साथ में कोई ना कोई कम से कम एक कॉमन आयन रखता हो। समझाता हूं कैसे। देखिए इधर बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं भी एक बार, कि मान लीजिए बेटा किसी रिएक्शन में फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मुझे मिला। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला मुझे। अब बेटा क्या करना है मुझे कि इसके प्रेसिपिटेट के ऊपर मुझे चार्ज लगाना है। क्या लगाना है? चार्ज लगाना है। और इसकी सरफेस पे जो चार्ज लगेगा वो बेटा ड्यू टू एडजॉर्प्शन लगेगा। किसकी वजह से लगेगा बेटा? ड्यू टू एडजॉर्प्शन। लिखना मत अभी, क्योंकि ये सारी मैकेनिज्म जो है बेटा आगे बहुत डिटेल में वापस डिस्कस होने वाली है। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि जब इस प्रेसिपिटेट में मैं कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाऊंगा तो मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉमन आयन होता है वो इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। फिर सुने, मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉमन आयन होता है वो इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है बेटा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैंने इसमें बेटा फेरिक क्लोराइड मिलाया। क्या मिला दिया? फेरिक क्लोराइड। तो होगा क्या? ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि बेटा इस प्रेसिपिटेट में और इस मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन कौन सा है? कॉमन आयन जो दोनों में प्रेजेंट हो कौन सा है बेटा? बोलो।
Fe+3 Fe+3, यानी इसकी सरफेस पर किसका एडजॉर्प्शन होगा बेटा? इसके सरफेस पर Fe+3 का एडजॉर्प्शन होगा। ऐसे ही मान लो एक और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोई भी प्रेसिपिटेट का पार्टिकल था बेटा, और उसकी सरफेस पर भी बेटा किसका एडजॉर्प्शन होगा? बोलो भाई, Fe+3 का। और अब इन पार्टिकल्स के बीच में क्या रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा? तो क्या ये अब बॉटम में एज ए प्रेसिपिटेट पड़े रहेंगे कि सॉल्यूशन में घूमते फिरेंगे? सॉल्यूशन में घूमेंगे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है बेटा, आपस में चिपक नहीं पाएंगे। मान लो अगर मैंने बेटा मिलाया होता NaOH। अब मुझे बताइए बेटा कि जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के, हाँ बेटा मुझे बताओ कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में से और NaOH में से और फेरिक हाइड्रोक्साइड में से कॉमन आयन कौन सा है? बोलो भाई, Fe+3 या OH-, कौन सा है कॉमन आयन? कॉमन आयन है OH-। तो ये किसका एडजॉर्प्शन करेगा? ये अपनी सरफेस पर OH- का एडजॉर्प्शन करेगा। और उस स्थिति में बेटा मुझे बताओ कि ओवरऑल इस पर भी नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव रिपल्शन होके ये भी सॉल्यूशन में घूमते फिरेंगे। समझे क्या? तो इसे मैं पेप्टाइजिंग एजेंट बोलूंगा, इसे मैं पेप्टाइजिंग एजेंट बोल दूंगा कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जिसमें प्रेसिपिटेट से कोई कम से कम एक, प्रेसिपिटेट में से एक आयन, कॉमन आयन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। वो ही सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन बेटा, और उसे पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये भी पेप्टाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है बेटा। मान लो अगर समझ आया तो सोच के जवाब देना। अगर मैंने इसमें NaCl मिलाया, यहां कोलोइडल सॉल्यूशन बना, यहां कोलोइडल सॉल्यूशन बना। मैंने अगर NaCl मिलाया तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो एक बार। क्या मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलाया NaCl, क्या मिलाए गए इलेक्ट्रोलाइट में प्रेसिपिटेट के साथ कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है क्या? अरे है क्या? नहीं है। या तो Fe+3 है या OH- है, और इधर ना तो Fe+3 है ना OH- है बेटा, कॉमन आयन नहीं है। तो क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए, फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, क्या NaCl एक पेप्टाइजिंग एजेंट है क्या बेटा? है या नहीं है? बोलो तो सही। नहीं है, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है। किसके साथ बेटा? प्रेसिपिटेट के साथ। वो ही सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें प्रेसिपिटेट के साथ कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो बेटा, और उसी कॉमन आयन का बेटा सरफेस के ऊपर क्या होता है? एडजॉर्प्शन बेटा। और एक जैसा चार्ज आ जाने के कारण एक ही सॉल्यूशन में पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, सॉल्यूशन में घूमते फिरेंगे बेटा। दैट मींस उन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया। समझ आया क्या भाई? तो सवाल क्या बना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेप्टाइजिंग एजेंट फॉर पेप्टाइजेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड? पहला ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है NaOH, तीसरा ऑप्शन है NaCl, और चौथा ऑप्शन है ऑल आर पेप्टाइजिंग एजेंट, ऑल आर सुटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? NaCl। समझे क्या? तो क्या इस दुनिया में NaCl कभी पेप्टाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे उस प्रेसिपिटेट के लिए पेप्टाइजिंग एजेंट होगा जिससे ये क्या रखता हो? कॉमन आयन रखता हो। कि मान लो AgCl का प्रेसिपिटेट बना, तो क्या AgCl के प्रेसिपिटेट के लिए NaCl पेप्टाइजिंग एजेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि उसमें AgCl के प्रेसिपिटेट में Cl है बेटा, और इसके अंदर भी Cl है। कॉमन आयन रखने वाला होना चाहिए बस बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा? तो ये मेथड हो गए क्या इसको प्रिपेयर करने के। फिर सुन लीजिए, 3 नाम आपने पढ़े। केमिकल मेथड, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिगार्क मेथड, और तीसरा पेप्टाइजेशन। केमिकल में आपने डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनिक ऑक्साइड की H2S के साथ रिएक्शन करवा के आर्सेनिक सल्फाइड बनाया बेटा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में H2S का ऑक्सीडेशन SO2 से करवा के सल्फर सोल बनाया।
रिडक्शन में बेटा AuCl3 में Au+3 का रिडक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवा के गोल्ड सोल बनाया, और बेटा चौथे में फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना के फाइनली उसे बेटा सोल में कन्वर्ट किया गया। दूसरा आपने इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ब्रेडिगार पढ़ा, जिसमें बेटा ध्यान दे कि डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ होते हैं, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कॉपर वगैरह के लिए फॉलो किया जाता है बेटा। तीसरा पढ़ा पेप्टाइजेशन बेटा, जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के ऊपर एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से किसी एक कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन करवा के, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन करवा के कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया गया बेटा। और जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट है, उसे क्या नाम दे दिया गया? पेप्टाइजिंग एजेंट उसे नाम दिया गया। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, बना लिया, बनाने के बाद में क्या होगा बेटा? प्योरिफिकेशन। भाई प्योर भी तो करना पड़ेगा ना बेटा इसको। अब एक चीज बेटा मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे बेटा डिस्कस करना चाहता हूं। क्या देखो कि इस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से डील कर रहा हूं, उसका एक कारण है बेटा खास, क्योंकि इस चैप्टर में आज तक कभी भी कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया जो 12वीं के लेवल के होते हैं बेटा। कोई भी एग्जाम हो 12वीं के लेवल के, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए। हाँ, एक टॉपिक जरूर एक्स्ट्रा आया है, गोल्ड नंबर, वो मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा बेटा। एनसीईआरटी से इसको पढ़ाने का कारण ये है बेटा, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड दिया हुआ एनसीईआरटी में, और उसे याद रखना बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ड है ये चैप्टर बेटा। तो एग्जाम्पल बेस्ड जो चीजें होती है ना बेटा, अगर उनको ओवरऑल पढ़ा जाए तो एग्जाम्पल्स की कभी भी कोई लिमिट नहीं होती बेटा। जहां 2-2 एग्जाम्पल लिखे हुए वहां 10-10 भी हो सकते हैं बेटा। तो ऐसी स्थिति में बेटा जहां 2-2 एग्जाम्पल है वहां 10-10 अगर लिखे हुए आपको मिले तो वो याद ही नहीं होंगे, और याद नहीं होंगे तो एग्जाम में टिक भी नहीं होगा। भाई फाइनल टारगेट क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व भी तो होना चाहिए ना बेटा, होना चाहिए कि नहीं बेटा? तो वो ही पोर्शन पढ़े जहां से अपन को बेटा सवाल मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। भाई थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ ही न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं बेटा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत मतलब लिमिटेड न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं, जो मैं आपको सब सोल्व कराता हुआ चलूंगा बेटा साथ के अंदर। तो थ्योरेटिकल चैप्टर में जो एग्जाम्पल होते हैं ना बेटा, वो खासकर एनसीईआरटी वाले दिमाग में होने चाहिए। ठीक है ना बेटा? रही बात नोट्स की, तो आप, मैं तो ये कहूंगा कि प्रीफर करें एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, प्रीफर करें एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, क्योंकि टारगेट बेटा देखो आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप छोटा सोचोगे तो छोटा टारगेट होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा टारगेट होगा। दुनिया क्या कर रही है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए कि फाइनली सही क्या है, फाइनली सही क्या है बेटा। कि पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स दे दिए जाए, उसमें 2-2 लाइन लिखी हुई है, टीचर आया एक दिन में बोला और चला गया कि ठीक है साहब हो गया। अब मान लो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से सवाल उठ के आता है बेटा एज इट इज, वो लैंग्वेज आपने पढ़ी नहीं। अब कंसेप्चुअली कोई चीज आपको आती भी है लेकिन आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो आपका सवाल हो नहीं पाया। तो बेटा एक बार अगर आप इसकी रीडिंग लगा लोगे ना, तो आपका चांस रहेगा कि सवाल गलत ना हो। फिर भी बोलो कि सर मान लो कि हमें बनाने, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं बेटा बातें, मेन मुद्दे की बातें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। आप चाहो पूरे चैप्टर में आप देखना बेटा, सभी में अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं मैं, और साइड में कुछ लिखा भी है थोड़ा बहुत। आप चाहो तो जो अंडरलाइन पोर्शन है और जो मैं साइड में लिख रहा हूं उन्हें लिखते चलो। लेकिन बेटा वो जो है ना बेटा, वो जो तैयार होगा वो वास्तव में शॉर्ट नोट ही तैयार होगा, जो शॉर्ट नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। नाम में है ना बेटा शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नंबर। एक तरह से बात ये सिर्फ जस्ट फॉर ए रिवीजन, जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, उस रिवीजन के लिए। अगर आपने 2 से 3 बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली बेटा साथ के साथ, तो भरोसा रखो कि आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भरोसा खुद पर रखना होता है बेटा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी रटो, कोई नहीं रट सकता, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन एटलीस्ट समझो तो सही बेटा। अरे समझना तो जरूरी है ना बेटा उसको। तो अगर ऐसे मैं उसको देख के चलता हूं बेटा, तो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैं वो ही डील कर रहा हूं जो उसमें लिखा हुआ, और आपको वो लाइनें समझ में आनी चाहिए साथ के साथ बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है खासकर मैं कहूंगा, और इसका सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता।
ठीक है ना। तो साथ के साथ बेटा इसके एनसीईआरटी से रीडिंग लगाते हुए चलो, भरोसा रख के, फैथ रख के खुद के ऊपर और टीचर के ऊपर। फैथ रखोगे तो रिजल्ट मिलेंगे बेटा, फैथ नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है बेटा, बढ़ूं आगे। और किसी को फिर भी बनाने हैं शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल आप जो अंडरलाइन मैंने लिख करे हुए पॉइंट साइड में जो मैं लिख रहा हूं उनको आप साथ में लिख लो, तो वो अपने आप शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे बेटा। मैं ये चाहता था एक बार कि एटलीस्ट पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने से निकले, खासकर हर एक लाइन जो यहाँ लिखी हुई है बेटा। और वो तब होता है जब मैं आपको इसी से पढ़वा दूं बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है बेटा। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल अगर होते हैं तो ठीक है कि वहां चीजें बदल जाती हैं, वहां पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें चल रही होती हैं फिर बेटा। फिर अपन नहीं कहते कि नहीं तुम तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ो बस। बेटा थ्योरेटिकल है तो एनसीईआरटी कवर करना जरूरी होती है, खासकर ऐसे चैप्टर्स की बेटा। और वो कवर बच्चा तब करता है जब टीचर भी डील करे एनसीईआरटी के साथ। अगर मैं इसके बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लूंगा ना बेटा, तो 2 या 2.5 लेक्चर में आपका ये मामला निपट जाएगा। लेकिन बेटा उसमें देखो सवाल आने की प्रोबेबिलिटी फिर 90% रह जाएगी, 100% नहीं होगी। लेकिन ये वाला पोर्शन करने का मतलब है कि सवाल 100% आएगा और सही होगा। ठीक है ना भाई। और फिर भी बनाने हैं तो आप साइड में जो ये अंडरलाइन किए हुए दिख रहे हैं ना बेटा आपको, ये आप लिखते चलो, कुछ पॉइंट जो मैं साइड में लिख रहा हूँ वो लिखते चलो, अपने आप नोट्स बन जाएंगे बेटा, वही चीज।